नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। आइए आज हम लोग जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में जानते हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब होता है जीवन यानी कि जैव, और प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया यानी जीवन संबंधित प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। उसके बाद में है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं उसे। फिजियोलॉजी के दो भाग होते हैं। एक होता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, यानी एक प्लांट फिजियोलॉजी होता है, और दूसरा जंतु शरीर क्रिया विज्ञान जिसको हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फिजियोलॉजी के दो भाग हुए, एक हुआ प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा हुआ एनिमल फिजियोलॉजी। आगे हम लोग का यानी कि जैव प्रक्रम में एक पार्ट है पोषण। तो पोषण क्या है, पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो शरीर के पोषण के लिए पोषक तत्व जरूरी है। हम लोग के शरीर के या किसी भी जीव जंतुओं के शरीर के लिए पोषण क्या है? जरूरी है। पोषण के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलता है तो जीव क्या होते हैं? स्वस्थ भी रहते हैं और उनकी वृद्धि और विकास होता है। कोशिकाओं और ऊतकों की टूट फूट और उसकी मरम्मत का कार्य होता है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार को अंग्रेजी में बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो क्या है संतुलित आहार? तो एक ऐसा आहार जिससे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हम लोग के शरीर में उपलब्ध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि एक ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हो, उस भोजन को, उस आहार को, उस खाना को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार करने से शरीर क्या होता है? स्वस्थ होता है, कोई रोग जल्दी नहीं होता है। पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व है जो हम लोग के शरीर के लिए जरूरी है? तो हम लोग के पोषक तत्व है, सबसे पहले चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश। ये 6 पोषक तत्व है। और एक और ले लीजिए 7 नंबर में जल, वाटर। ये सारी पोषक तत्व अगर हम लोग के शरीर में उचित मात्रा में उपलब्ध होता है तो इसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। अगर ये सारे पोषक तत्व हम लोग अगर लेते हैं शरीर में तो हम लोग को स्वस्थ रहते हैं और कोई रोग जल्दी नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह एक अंग्रेजी नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में हम लोग शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज और इसका एक अन्य रूप है फ्रुक्टोज।
फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। याद करने का ट्रिक है, फ से फ्रुक्टोज और फ से फल, यानी कि जितने भी फल है सारे फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। और शहद यानी जो मधुमक्खियाँ होती है वह फलों और फूलों पर जाकर के उससे रस को चूस करके लाती है और उससे ही शहद तैयार होता है। तो शहद में भी क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज, सुक्रोज यानी कि गन्ना और चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। यानी इसको भी याद करने का ट्रिक हो जाएगा कि स से सुक्रोज और स से शुगर, यानी शुगर मतलब होता है चीनी, चीनी में सुक्रोज होता है। गन्ना ईख, ईख में भी क्या होता है? सुक्रोज पाया जाता है। मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च क्या होता है? तो मंड या स्टार्च ये चोकर में होता है और जो भी कैप्सूल होते हैं वह कैप्सूल में मंड या स्टार्च पाया जाता है। यानी मंड या स्टार्च से क्या बनता है? चोकर में पाया जाता है और चोकर से ही क्या होता है? कैप्सूल का निर्माण होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाला यह एक पदार्थ है सेल्यूलोज, यानी कि पादप का जो कोशिका भित्ति होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है। तो यानी कि पादप में सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज से ही वस्त्र का निर्माण होता है, यानी कि कपड़ा में भी सेल्यूलोज पाया जाता है। कागज में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, कागज भी पेड़ पौधे के से ही निर्माण किया जाता है। और जो नोट होता है वो नोट में भी सेल्यूलोज होता है, क्योंकि जो VIP कागज होते हैं उससे नोट बनाया जाता है। काइटिन, काइटिन क्या होता है? काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। काइटिन कीटों में पाया जाता है, कीट को जो ऊपरी परत होता है वो काइटिन का बना होता है। मछली का जो ऊपर वाला जो हम लोग जिसे चोइयाँ कहते हैं उसका जो त्वचा होता है, त्वचा भी काइटिन का बना होता है। इस काइटिन के चलते मछली या कीट के ऊपर पानी नहीं लगता है और वे जल्दी सड़ते नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे क्या हुए? अलग अलग रूप है। कार्बोहाइड्रेट का रूप है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मंड, सेल्यूलोज और काइटिन। इसमें से हम लोग ग्लूकोज को आसानी से पचा सकते हैं, आसानी से इसका पाचन होता है। फ्रुक्टोज को, सुक्रोज को और मंड, मंड यानी कि चोकर या कैप्सूल हम लोग को शरीर में इसका पाचन होता है, थोड़ा देरी से होता है, लेकिन सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का पाचन आसानी से हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं तो वह जाकर के ग्लूकोज में ही बदलता है और जाकर के हम लोग को शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ये सब तो रूप है उसका, कार्बोहाइड्रेट का यह रूप है, लेकिन मेनली कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई और पॉली। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? ग्लूकोज क्या है? यह मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये दोनों क्या है? फ्रुक्टोज और सुक्रोज इसको डाइसेकेराइड कहते हैं। मंड, स्टार्च और सेल्यूलोज और काइटिन ये क्या है? पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। हम लोग के शरीर में सबसे जल्दी पाचन किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। और सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज से कम मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? तो सुक्रोज होता है। इस प्रकार से आप कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म्स जाने, उसके रूप जाने। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गन्ना में, उसके बाद में गुड़ या मीठा में, शहद, आलू, केला, राजमा, गाजर। यानी आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितना भी मीठा पदार्थ है उस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन तत्वों से मिलकर बनता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है। कार्बोहाइड्रेट का हिंदी नाम शर्करा होता है और हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हम लोग के शरीर को? ऊर्जा प्रदान करता है। इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है और ऊर्जा से हम लोग किसी भी काम को
कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और दिन भर हम लोग को जीवन यापन करने के लिए, एक दिन हम लोग को जिंदा रहने के लिए, कार्य करने के लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गांव के लोगों को थोड़ा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि शहरी लोगों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनके अपेक्षा, क्योंकि गांव के लोग शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक मेहनती होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग तो जान गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक जानते हैं वसा। ये पोषक तत्व है वसा, दूसरा पोषक तत्व है वसा। तो वसा से हम लोग को क्या फायदा है, वसा कैसे प्राप्त होता है, वसा है क्या? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हम लोग शरीर में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट के लेते हैं और हम लोग के शरीर से अगर कोई काम नहीं होता है, जब हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो वहीं कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में हम लोग के शरीर के अंदर जमा हो जाता है, जिससे आदमी में मोटापन शुरू हो जाता है, आदमी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। यानी कि आप कह सकते हैं इसी को चर्बी क्या होता है, जमा हो जाता है। वसा का या चर्बी जो है, या वसा का ही नाम है चर्बी, इंग्लिश में इसे हम लोग फैट के नाम से कहते हैं। जब चर्बी जमा हो जाएगा तो मनुष्य क्या हो जाता है, आदमी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। यानी कि वसा से भी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा का भी काम है, वसा से भी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर 1 ग्राम वसा हम लोग लेते हैं तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा का एक और काम है, वसा चोट से बचाता है। अगर जिस व्यक्ति में वसा अधिक होता है तो उसको मारिएगा तो उसको चोट बहुत कम लगता है, यानी कि चोट से बचाता है, क्योंकि जब उसको मारिएगा तो उसका चोट उसके वसा पर जा करके ही लग जाता है, उसके अंदर शरीर के अंग को प्रभावित नहीं करता है। आगे ठंड से भी बचाता है, वसा ठंड से भी बचाता है। अगर जिस व्यक्ति में ज़्यादा वसा होता है, यानी मोटा व्यक्ति को ठंड नहीं लगता है, वह ठंड के दिन में भी वह एक टी-शर्ट पहनकर भी घर से बाजार निकल जाएगा, उसको ठंड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वसा भी एक कार्बनिक यौगिक है। वसा भी क्या है, एक कार्बनिक है, क्योंकि वसा का भी जो सूत्र होता है वह होता है C6H12O6, यानी कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, वसा है। यानी जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग के शरीर के अंदर में मेहनत से खर्च ना हो करके वह जब जमा हो जाएगा वहीं वसा कहलाएगा। तो वसा भी एक कार्बनिक है और कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक है। तो कार्बनिक का मतलब कि जिसके अंदर में कार्बन रहेगा उसे कार्बनिक कहेंगे, जिसके अंदर कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये तीनों रहता है, तो इसके अंदर में कार्बन है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक है। उसी प्रकार से वसा भी क्या है, कार्बनिक है। अब आगे देखते हैं वसा का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ फैट। वसा कहाँ से मिलता है? तो अगर हम मक्खन लेते हैं तो मक्खन में वसा पाया जाता है, घी लेते हैं घी में भी वसा पाया जाता है, दूध में, अंडा में, अंडा का जो पीला भाग होता है, अंडा के बीच में जो पीला भाग होता है उसमें भी वसा पाया जाता है, और मछली में भी वसा पाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे भोजन के रूप में वसा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वसा के बाद में अगला है तीसरा प्रोटीन। क्या है प्रोटीन? तो प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोटीन से भी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। खासकर प्रोटीन का विशेष जरूरी होता है हम लोग के शरीर के वृद्धि और विकास के लिए। प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है, लेकिन हम लोग के शरीर के विकास और वृद्धि के लिए, ऊतकों के टूट फूट और मरम्मत के लिए प्रोटीन का ज़्यादातर जरूरी है। प्रोटीन का जरूरी विशेष करके बच्चा और बूढ़ा में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे को जवान होना रहता है और बुढ़ापा में क्या होता है, कोशिकाएं मरने लगती है, तो उस कोशिकाओं का टूट फूट और मरम्मत के लिए बूढ़ा व्यक्ति को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
और बच्चा को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको आगे बढ़ना रहता है, उसके शरीर को विकास करना होता है, ग्रोथ करना होता है, इसलिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत होता है। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो प्रोटीन में 20 एमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन में 20 एमाइनो एसिड होते हैं। 20 एमाइनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसमें से 10 एमाइनो एसिड हम लोग के शरीर में रहता है, पहले से मौजूद है, और 10 एमाइनो एसिड एक ऐसा है जो हम लोग को भोजन के द्वारा हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एमाइनो एसिड, यानी हम लोग को ये आवश्यक है। पहले से 10 शरीर में है तो ये आवश्यक नहीं है, इसको भोजन में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जो भोजन में हम लोग को जो 10 एमाइनो एसिड लेना है यह आवश्यक है, इसेंशियल है। तो यह 10 और 10 20 एमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कहाँ से हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है, भोजन में क्या क्या हम लोग ले कि हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होगा और हम लोग के शरीर का वृद्धि विकास अच्छा तरह से होगा। तो दाल यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहा जाए तो दाल और सोयाबीन से प्राप्त होता है। अगर हम लोग दाल डेली में लेते हैं तो दाल में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब दाल कौन सी का दाल? तो दाल चना का भी हो सकता है, मसूर, मूंग, अरहर इत्यादि, यानी किसी भी चीज़ का अगर दाल लेते हैं दलहन, तो दलहन चीज़ में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मशरूम में भी क्या पाया जाता है? मशरूम में भी आपको प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में दूध में, मछली में, मांस में, अंडा में। अंडा का जो उजला भाग रहता है यानी पीला भाग के ऊपर से जो कवर रहता है उजला भाग, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, और पीला भाग में वसा पाया जाता है। तो यह है प्रोटीन। तो प्रोटीन का कार्य हो गया कि प्रोटीन ऊर्जा देता है और प्रोटीन से हम लोग के शरीर का वृद्धि और विकास में यह मदद करता है। अब एक है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से होते हैं, एक का नाम है एनाबॉलिज्म और एक का नाम है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना, और नाम से ही स्पष्ट है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? यानी कि जब 38 एटीपी मिलता है तो एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, और जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो हम लोग के शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 38 एटीपी मिल रहा है यानी कि जुट रहा है तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो यह एक एनाबॉलिज्म प्रक्रिया है। 20 एमाइनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन हम लोग को मिलता है, और एक जब प्रोटीन मिलेगा तो हम लोग को एनर्जी और शरीर का वृद्धि विकास होता है। तो यहाँ पर 20 एमाइनो एसिड जुट रहा है तो एक प्रोटीन बन रहा है, तो यहाँ पर जुड़ना क्या है? एनाबॉलिज्म प्रक्रिया है। उसी प्रकार से कैटाबॉलिज्म को समझते हैं। तो कैटाबॉलिज्म क्या है? जैसे भोजन का पाचन, तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना ही भोजन का पाचन कहलाता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब भोजन को तोड़ेंगे तो उसका पाचन होगा, तो भोजन का पाचन एक क्या है? कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है। श्वसन में क्या होता है? हम लोग वायु को सांस के रूप में डायरेक्ट इनहेल कर लेते हैं, लेकिन वायु को जब लेते हैं तो वायु में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। धूलकण रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, वो सब रहता है। लेकिन सबको तो हम लोग इनहेल कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत होता है सिर्फ ऑक्सीजन को, तो बाकी को उसको तोड़ फोड़ करके हटा देता है, और बाकी जो ऑक्सीजन होता है हम लोग के फेफड़ा में जाकर के जमा हो जाता है। तो ये भी क्या है? एक कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है। श्वसन भी एक कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में इस प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। और इस प्रोटीन में क्या देखिए क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन यह मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में मदद करता है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों को हम लोग बायोकैटेलिक कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो एंजाइम और हार्मोन को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। अगर एंजाइम से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, एंजाइम और हार्मोन मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि अगर किसी को भोजन नहीं होता है तो उसको डॉक्टर देखते हैं एंजाइम, यानी कि बहुत सारे जाइम उसको लिखता है। जाइम से क्या होता है? वह प्रक्रिया सही से होने लगता है और उसका भोजन का पाचन सही हो जाता है। इस प्रकार से एंजाइम और हार्मोन
को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रोटीन, यानी कि समझे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रोटीन से ऊर्जा और शरीर का वृद्धि और विकास दोनों होता है। वो यहाँ पर वसा है, फैट से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो फैट से प्राप्त होता है। उससे कम किससे होता है तो प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी, और सबसे कम किससे होता है तो कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि 4.2 किलो कैलोरी। अगर मात्रा में देखा जाए तो सबसे अधिक है वसा से ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, दूसरा प्रोटीन से, और सबसे 3 नंबर में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर आसानी से अगर पूछेगा कि आसानी से ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो आसानी से ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, उसके बाद में वसा से प्राप्त होता है, और तीसरा प्रोटीन से प्राप्त होता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से 3 नंबर पर प्रोटीन को क्यों रखा गया है? प्रोटीन से क्या होता है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है या जटिल होता है। इसके अंदर में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और साथ में एक और तत्व बढ़ गया है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो ये एक जटिल कंपाउंड है, इसलिए इसका क्या होता है, जब इसका पाचन होता है तो थोड़ा जटिल होता है और थोड़ा देर से ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है। यह भी एक कार्बनिक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी एक कार्बनिक है। तो अभी आप समझे किसके बारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीनों क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। तीनों के अंदर में क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है C6H12O6, और इसी का एक रूप है फैट C6H12O6। तो इसके अंदर भी कार्बन है। प्रोटीन में रहता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो ये तीनों क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। इस